नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल पेट 2023 के लिए 11वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए सती प्रथा के उल्लेख की, तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो मिला है आपके एरड़ अभिलेख से। कहाँ से मिला है? एरड़ अभिलेख से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि देखो, जो सती प्रथा का पहला उल्लेख है वो एरड़ अभिलेख से मिला है। तो ठीक है दोस्तों, एक साथ आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय निम्न में से किस शासक को जाता है। तो अगर बात की जाए कुंभ मेले की, तो यह सबसे पहले हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वह कौन सा शासक था जिसने कुंभ मेले को प्रारंभ कराया था, तो वो था हर्षवर्धन। कौन था भाई? हर्षवर्धन। चलिए अब देखिए, हर्षवर्धन से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, पहला फैक्ट है यहाँ पर कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हो गई थी। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि बताइए वह हर्षवर्धन का किसके साथ में युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। तो हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था। देखो, हर्षवर्धन को जीवन में सिर्फ पराजय एक बार ही मिली है, और वो मिली है पुलकेशिन द्वितीय के साथ में, ठीक है। वरना ऐसा कोई शासक नहीं था जिसे हर्षवर्धन ने हराया ना हो। सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय ही एकमात्र शासक था जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया और हर्षवर्धन उससे पराजित हो गया। तो ये युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट पर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए इस युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। तो अब बताइए कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी? तो वो हुई थी पुलकेशिन द्वितीय की विजय, ठीक है। एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें हर्ष पराजित हुआ था, ठीक। अच्छा, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट पर। अच्छा, इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है ऐहोल अभिलेख से, ठीक है। किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। और सती प्रथा की जानकारी किससे मिलती है? तो वो मिलती है एरड़ अभिलेख से। अभी हमने पढ़ा था ना कि सती प्रथा की जानकारी किससे मिलती है? तो वो मिलती है एरड़ अभिलेख से। और हर्षवर्धन की पराजय यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है ऐहोल अभिलेख से। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए, अब हमारा अगला पॉइंट है हर्षवर्धन के चैप्टर से। देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो चीनी यात्री हुएनसांग था। देखो, हुएनसांग से पूछ रहा है कि बताइए हुएनसांग कहाँ से आया था? तो ये चीन से आया था, क्योंकि ये एक चीनी यात्री था, ठीक। अच्छा, ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसने हर्षवर्धन को क्या कहा? तो इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। साथ ही हुएनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार कहा जाता। तो सीधा सीधा फैक्ट पूछा है कि बताइए इनमें से वह कौन सा व्यक्ति जिसे वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार कहा जाता? तो वो था हुएनसांग। कौन था? हुएनसांग। अच्छा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि बताइए हर्षवर्धन ने किन नाटकों की रचना की थी? तो वो थे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और ऐसा कहा जाता है कि एक धावक नाम का कवि था जिसने हर्षवर्धन से पुरस्कार प्राप्त करके इन नाटकों को लिख दिया था। लेकिन फिर भी यही माना जाता है, जो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है वो धावक से ना पूछकर इसी से पूछता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना किसने की? तो वो की थी हर्षवर्धन ने। अच्छा, हर्षवर्धन को सकलोत्तर पतनाथ भी कहा गया। तो ये हर्षवर्धन की एक इंपॉर्टेंट उपाधि है कि हर्षवर्धन को क्या कहा गया? तो हर्षवर्धन को सकलोत्तर पतनाथ भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अगर बात की जाए भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की, तो इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय बाज़ार में जो सभी चीज़ों के जो दाम थे वो एक निश्चित कर दिए थे, ठीक है। तो इसीलिए, और ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रणाली थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, और क्या क्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी तो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए वह कौन सा दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो वो था
अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने शासनकाल में स्थायी सेना रखी थी। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी वह पहला सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन दिया था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि सेना को जागीरदारी दी जाती थी, तो इससे सैनिकों में बहुत से असंतोष भी होते थे, उन्हें नगद वेतन नहीं दिया जाता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन सारे जो राजकोष पर जो उसके घाटा हो रहा था, तो इस वजह से उसने सीधे सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया, और जो जागीरदारी जो ज़मीन जायदाद जो दी जाती थी उस पर उसने रोक लगा दी। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण भारत के विजय अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण भारत के विजय अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था मलिक काफूर ने। किसने किया था भाई? मलिक काफूर ने। अच्छा, घोड़े को दागने और हुलिया सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रचलन भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। होता क्या था कि जो घोड़े थे तो उस पर ये एक दाग लगवाए जाते, तो इससे घोड़े की पहचान हो जाती थी। ऐसे ही जो सैनिक होते तो उनकी पहचान के लिए उनका हुलिया लिखा जाता था कि कौन सैनिक किस कदकाठी का है, किसकी लंबाई कितनी है। तो ये सारी जो चीज़ें उसका फेस एक तरीके से लिखने की परंपरा थी। तो ये किसने शुरू करवाई थी? तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो अगर बात की जाए ग्राम दलीय आंदोलन के पिता की, तो वो कहा जाता बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा जाता है भाई? बाल गंगाधर तिलक को। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो भाई पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है पंजाब केसरी? तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया था? तो देखो, जो असहयोग आंदोलन था इसको जो सीधा सीधा निलंबित करने का कारण था वो था चौरी चौरा में हुई हिंसा। कि जो चौरी चौरा जो था वहाँ पे जो हिंसा हुई थी, तो इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। चलिए आज हम पढ़ते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। तो देखो, अगर बात की जाए भाई चौरी चौरा कांड की, तो 5 फरवरी 1922, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4 फरवरी 1922। तो आपको उसमें ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि या तो 4 फरवरी 1922 मिलेगा या 5 फरवरी 1922 मिलेगा। दोनों 4 या 5 में से एक भी ऑप्शन नहीं देगा, या तो 4 फरवरी 1922 देगा या 5 फरवरी 1922 देगा। तो फिलहाल हमें दोनों को ही मानकर चलना है, और जो पेपर में दिया जाए उसके अनुसार ही हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो घटना क्या थी? तो ये थी कि 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की भीड़ ने, हमारे देश में उस समय जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसकी जो भीड़ थी उसने चौरी चौरा के एक पुलिस थाने में आग लगा दी। अब ऐसा हुआ क्यों था? तो ऐसा इसलिए हुआ था कि असहयोग आंदोलन कई दिनों से चल रहा था, तो जिस वजह से क्या हुआ, जो अंग्रेज़ थे वो जो लोगों की समस्याओं को सुन ही नहीं रहते, और आंदोलन का कोई खासा प्रभाव भीड़ पर नहीं पड़ रहा था। वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे उन पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इससे जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई। जो असहयोग आंदोलन के जो कुछ लोग थे वो आक्रोशित हो गए, और उन्होंने गुस्से में आकर एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कुल 22 लोग मारे गए, जिसमें से 17 भारतीय और 5 अंग्रेज पुलिस वाले थे। ये सारे 22 पुलिस वाले लोग थे, ठीक है। तो जब उन्होंने थाने में आग लगा दी तो उसमें जो 22 पुलिस वाले थे वो मारे गए, जिनमें से 17 भारतीय पुलिस वाले थे और 5 अंग्रेज पुलिस वाले थे। तो गांधी जी को जब इस बात की सूचना मिली तब उन्होंने 11 फरवरी 1922 को उन्हें सूचना प्राप्त हुई, और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को निलंबित कर दिया, और 8 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी हिंसा देश में फैल गई थी, और गांधी जी जो थे वो अहिंसा के समर्थक थे। तो इस वजह से जब उन्होंने देखा कि इससे तो देश में और आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने इससे दुखी होकर असहयोग आंदोलन को उसी समय निलंबित कर दिया, और चौरी चौरा कांड की यह घटना काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। तो इसलिए जो चौरी चौरा कांड है ये इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक चौरी चौरा कांड और एक है आपका काकोरी ट्रेन कांड। हालांकि अब जो काकोरी ट्रेन कांड है उसका नाम बदल कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन, तो वो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में पढ़ाऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो भाई इसके रचनाकार हैं इकबाल। कौन है इसके रचनाकार? तो वो हैं इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो अगर बात की जाए भाई संसदीय प्रणाली की, तो ये ली गई ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। चलिए अब देखो, अब हम इससे कुछ पॉइंट जानेंगे।
तो देखो कुछ ऐसे जो व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ ऐसे स्रोत हैं भारतीय संविधान के, जिनको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। हालांकि मैं आने वाली क्लासेस में सारे स्रोत आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ब्रिटेन के स्रोत कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो अभी जैसा कि आपने पढ़ा था कि संसदीय प्रणाली ली गई ब्रिटेन से, तो ऐसी जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि जो हमारे देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऐसी जो एकल नागरिकता है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जो विधि का शासन यानी कि जो कानून का शासन है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, और जो संसदीय विशेषाधिकार हैं वो भी ब्रिटेन के कानून से लिए गए हैं। अच्छा, परमाधिकार लेख कहाँ से लिए गए, तो वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। और जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ये भी इस ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो ये जो जितने भी मैं आपको पॉइंट करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आगे आने वाली क्लास में हमें जो भी स्रोत हैं, जो भी भारतीय संविधान में जो भी स्रोत लिए गए, हम सारे आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, परमाधिकार लेख ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, और मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो अगर बात की जाए भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति की, तो यह है निहित राष्ट्रपति में। किसमें भाई निहित है? राष्ट्रपति में। चलिए आज हम कुछ राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। चलिए अब है क्या, तो देखो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है वो कहता है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी कि जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है वो किसके अंतर्गत कही गई, तो वो कही गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत। अच्छा ठीक है, अब अनुच्छेद 52 क्या कहता है, तो वो कहता है कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक है। आपने पढ़ा होगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 में क्या गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, तो ये कहता है यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है उससे संबंधित है अनुच्छेद 54, ठीक। अब हम जानेंगे कि अच्छा निर्वाचक मंडल है क्या। तो देखिए अगर बात की जाए भाई निर्वाचक मंडल की, तो उसमें ये कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे देश की जो लोकसभा है, राज्यसभा है और राज्य की विधानसभा है, तो इनके जितने भी सदस्य निर्वाचित हैं वो सभी इसमें भाग लेंगे। इसके साथ ही जो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं हैं इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ ही इस निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक रहेंगे। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे, तो 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक रहेंगे। इसके साथ ये वाले पॉइंट भी आपको याद रखना है कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। चलिए अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है, तो यह है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, और अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 56। तो ये किससे संबंधित, तो ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा और तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। मान लीजिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का समाप्त हो जाता है, लेकिन अभी उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने नहीं आया, यानी कि जो अगला राष्ट्रपति वो पद पर नहीं आया, तो वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति उस पद पर आसीन नहीं हो जाता। तो ये किस में कहा गया, तो ये कहा गया आर्टिकल 56 में। और ये किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो जो कम से कम जो आयु है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो जाए, ठीक है, पूरी हो जानी चाहिए 35 वर्ष, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। अच्छा अधिकतम क्या उम्र है, तो अधिकतम कोई सीमा नहीं है, यानी कि अगर चाहे 50 साल का हो या 70 साल का हो तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम होनी चाहिए 35 वर्ष। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आर्टिकल 60 क्या कहता है, तो वो है राष्ट्रपति की शपथ से। आर्टिकल 60 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राष्ट्रपति की शपथ से। और इसमें कहा गया है
कि जो राष्ट्रपति है उसको शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दिलाई जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, राष्ट्रपति का महाभियोग किससे संबंधित है, तो ये आर्टिकल 61 के तहत, इसके तहत राष्ट्रपति को अपने उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये किस में कहा गया, तो ये आर्टिकल 61 में कहा गया और इस प्रक्रिया को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी प्रक्रिया है जिसमें हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए हम अलग से एक क्लास लाएंगे जहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा आर्टिकल 72। अब देखो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, तो आर्टिकल 72 किससे संबंधित, तो वो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करता है तो वो किस आर्टिकल के तहत करता है, तो वो करता है आर्टिकल 72 के तहत। अच्छा, आर्टिकल 85 किससे संबंधित है, तो इसमें कहा गया है, तो ये संबंधित है लोकसभा का सत्र 17वासन व विघटन करने से, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के सत्र को 17वासन और विघटन कर सकता है, तो वो है आर्टिकल 85 के तहत। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 123 है, इसलिए मैंने इसे येलो कलर से अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें तो ये क्या है, तो ये आर्टिकल 123, इसमें है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वह अनुच्छेद 123 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे येलो कलर से अंडरलाइन किया है। आप इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लेना। ठीक है, इसको स्टार बना के लिखना कि आर्टिकल 123 किससे संबंधित है, तो वो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित। अच्छा, आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 124 के तहत आता है। ठीक है, चलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी मैंने पीले कलर से हाईलाइट किया गया है। तो ये क्या, आर्टिकल 143, तो इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह लेना है। ठीक है, मान लो कोई ऐसा मामला आ जाता है जिस पर राष्ट्रपति को सलाह चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांग सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। तो ये किस में कहा गया है, तो ये कहा गया आर्टिकल 143 में। चलिए अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखो जो बॉक्साइट है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में उत्पादित होती है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, तो वो होता है उड़ीसा राज्य में। चलिए, अच्छा मध्य प्रदेश भैया किसके उत्पादन में सबसे सर्वप्रथम है, तो वह हीरा के। ठीक है, यानी कि जो हीरा है वो भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, और थोरियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। इसके साथ ही जो संगमरमर है, चांदी है, सीसा है, टंगस्टन है और टंगस्टन है, तो इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो इसका उत्पादन होता है राजस्थान में। ये मैंने 2 बार लिख दिया। अगर आपसे पूछा है कि बताइए संगमरमर, चांदी, सीमा और टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपके राजस्थान में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आ गई है, इस पर स्टार बना के लिख लेना, इस बार पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। पॉवर्टी एंड अनविलिटीज रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अगर बात की जाए भाई पॉवर्टी एंड अनविलिटीज रूल इन इंडिया, तो इस पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। कौन है भाई, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर बात की जाए विश्व की सबसे लंबी नदी की, तो वो है आपकी नील नदी। कहाँ पे है, ये है नील नदी। और कहाँ पे है ये, तो ये है मिस्र में। ठीक है, अच्छा विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो भाई विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी। कौन सी है भाई सबसे छोटी नदी, तो वो है डी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, तो इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें और स्टार बना लें कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भाई जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं, तो उन्हें अब हम पढ़ेंगे। तो वो राज्य हैं आपके भाई गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और ये जो मैंने आपको क्रम दिया है, ये मैंने दिया है पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर मान ये हमारा देश भारत है, तो यहाँ पर आपका पड़ता है गुजरात, यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरह से जो अगर देखा जाए तो जो पश्चिम से पूरब की ओर ये क्रम दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ऐसे पूछा जा सकता है, इस क्रम को आप हमेशा याद रखना। और इसको ऐसे याद रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नौरोज उत्सव किससे संबंधित है? तो भाई नौरोज उत्सव संबंधित है पारसी धर्म से। कि ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये पारसी धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर ऐसे ना लिख के है तो ये आ जाएगा FAO। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो भाई इसका हेडक्वार्टर रोम में। कहाँ पर है? रोम में। अच्छा, रोम भाई किस देश में पड़ता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, रोम किस देश में पड़ता है? तो इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो देखो, जो संविधान को जो निर्माण करने वाला प्रथम देश है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि जो USA है उसमें उसने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया गया था। और विश्व का अगर सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो वो भी USA का है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा संविधान USA का है और संविधान निर्माण करने वाला भी प्रथम देश USA है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान वो है हमारे देश भारत का। किसका है भाई? तो वो है हमारे देश भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो वैश्विक परिवार दिवस है वो मनाया जाता है 1 जनवरी, यानी कि साल के पहले दिन ही मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। चलिए अब हम कुछ दिवस के बारे में आज पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ये सारे जनवरी के हैं। तो देखिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके साथ ही भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। और 1 जनवरी को क्या मनाया जाता? तो वो मनाया था वैश्विक परिवार दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो अगर बात की भाई रंगास्वामी कप की तो इसका संबंध है हॉकी से। किससे है भाई? हॉकी से। चलिए अगला क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई, दाय भाग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो दाय भाग नामक पुस्तक है तो इसके लेखक है जीमूत वाहन। कौन है भाई? जीमूत वाहन। चलिए ये कुछ और इम्पोर्टेंट किताबें हैं। तो आईने अकबर के रचयिता कौन है? तो वो है अबुल फजल। और अकबर नामक भी किसकी पुस्तक है? तो वही है अबुल फजल की। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र किसकी पुस्तक है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकरी। और उर्वशी किसकी पुस्तक है? तो वो भी है रामधारी सिंह दिनकर की। इसके साथ ही मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? तो मिताक्षरा है विज्ञानेश्वर की। ठीक है, मिताक्षरा किसकी किताब है? तो मिताक्षरा है विज्ञानेश्वर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भाई अगर बात की जाए नेपाल की तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दंडी बियो। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं तो उनके जो राज्य हैं, तो जो भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं तो उनकी राजधानियाँ हैं, मुद्राएं, ये सवारी आपको पढ़नी है। इसके साथ ही इनके जो राष्ट्रीय खेल हैं, राष्ट्रीय पक्षी हैं, तो इनको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इस वजह से अब मैं इन क्वेश्चंस को भी अपनी हर क्लास में शामिल कर लूँगा। तो भाई नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दांडी बियो। अच्छा भाई, हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो अगर बात की जाए हॉकी की तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। इसके साथ ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। अच्छा, श्रीलंका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया भाई, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई जो नासिक है ये गोदावरी के किनारे स्थित है। और नासिक है कहाँ पर? तो नासिक पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। फिलहाल नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक है भाई गोदावरी के किनारे स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भाई एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है भाई? महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ गया है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भाई सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई सोया प्रदेश? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भाई सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से संबंधित। किससे संबंधित है भाई सुनहरी क्रांति? तो ये है फल उत्पादन से संबंधित। चलिए कुछ क्रांतियाँ पढ़ते हैं। तो भाई रजत क्रांति का एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट। रजत क्रांति का संबंधित किससे है? तो देखो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। अच्छा भाई गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। ऐसे ही लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से। ठीक है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से और लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से। तो ये सारी क्रांतियाँ आपको पढ़नी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडक्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो भाई जो रेडक्लिफ रेखा है तो वो है भारत और पाकिस्तान के मध्य। किन के देशों के मध्य है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य। अच्छा अब कुछ रेखाएं हमें पढ़नी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य में है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अच्छा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? तो भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है डूरंड रेखा। किस देशों के मध्य है भाई? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। अच्छा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में कौन सी रेखा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में है 49वीं समांतर रेखा। कौन सी रेखा है? तो ये है 49वीं समांतर रेखा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, लेकिन आज से मैंने आपसे कहा था कि अब हम आपको रिवीजन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम रिवीजन अपना शुरू करते हैं। ये है हमारी कल वाली क्लास जो हमने पढ़ा था और आज से हमारा रिवीजन शुरू हो गया है और ये हमारी 10वीं क्लास है। और इसके साथ ही फिर मैं आपको 9वीं क्लास कराऊंगा, 11वीं क्लास कराऊंगा और पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं मैं सारी क्लासेस का रिवीजन करा दूंगा। अब जो रिवीजन है वो हम थोड़ा तेज़ स्पीड में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो रिवीजन है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पहले क्लास ना देखी तो वो पहले जो पुरानी क्लासेस हैं उनको देखें, उसके बाद रिवीजन करें। और अगर चाहें तो साथ साथ में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो ये उन क्लासेस आप देख लेना। तो फिलहाल ये 10वीं क्लासेस का हम तेज़ी से रिवीजन करेंगे। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी का क्या नाम था? तो ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम था अस्किनी। अब आप में से जिन जिन बच्चों ने ये क्लास ली है तो वो बच्चे इसका आंसर देते हुए चलें। ठीक है, कि ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी का क्या नाम था? तो ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम था अस्किनी। ठीक है, क्या नाम था? अस्किनी। अच्छा हमने और कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी थी? तो हमने पढ़ी थी कि गोमती नदी का नाम गोमल था, सतलज का नाम शतुद्री था, काबुल का नाम कुबा था, कुर्रम का कुबा था, कुर्रम का था क्रुब, गंडक का सदानीरा था और स्वात का सुवस्तु था। ठीक है, यानी कि जो स्वात नदी थी उसका नाम क्या था? सुवस्तु। अच्छा वेद त्रयी के नाम से किन वेदों को जानता? तो मैंने आपको बताया था कि जो वेद त्रयी है उसमें आपका अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद शामिल नहीं है तो भाई कौन कौन से वेद हो जाएंगे? तो वो जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी कि वेद त्रयी के नाम से किन वेदों को जाना जाता है? तो वेद त्रयी के नाम से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि भाई ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो अगर बात की जाए भाई शूद्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो वो मिलता है 10वें मंडल में। अच्छा ऋग्वेद में वर्षा के देवता को क्या कहा जाता था? पर्जन्य। युद्ध के देवता को इंद्र या पुरंदर। विश्व के संरक्षक विष्णु को और जल का देवता किसको कहा जाता था? तो वो कहा जाता था वरुण को। किसको कहा जाता भाई? वरुण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो भाई कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो वो है कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन। ठीक है, कपिल मुनि का कौन सा था? सांख्य दर्शन। तो मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा हाँ, पिछली क्लास में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था पूर्व मीमांसा का, तो इसका उत्तर दिया था ध्रुव सिंह जी ने। ठीक है, ध्रुव सिंह जी ने इसका सही उत्तर दिया था। उन्होंने बताया था कि पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक थे वो थे जैमिनी। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से नंबर के हैं? तो ध्रुव सिंह जी ने ही बताया है कि जो वो 50वें नंबर के हैं, उनका नाम है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव सिंह जी के लिए जो उन्होंने इस क्वेश्चंस का आंसर बताया। तो ऐसे ही सभी बच्चे लगातार क्वेश्चंस के आंसर देते रहें। जो भी मैं आपसे पूछूंगा, मैं हर क्लास में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे आज मैंने दिया है कि बताइए रोम किस देश में है। ठीक है, रोम किस देश में है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और जो भी बच्चा उस आंसर कमेंट बॉक्स में देगा मैं अगली क्लास में उसका नाम बताऊँगा। ठीक है, चलो तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भाई बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी
प्रजापति गौतमी। अब देखो ये वाली क्लास थोड़ी तेज़ हो रही है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो बच्चे ये ना समझे जो पहली बार जुड़े कि सर बहुत तेज़ पढ़ाना है। देखिए मैं इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ, तो ये उन बच्चों की क्लास है जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कैवल्य। अच्छा, तो जैन धर्म में जिन किसे कहा जाता था? तो जिन कहा जाता था विजेता को। इसके साथ ही अहर्त कहा जाता था पूज्य को, और निर्गंध कहा जाता था बंधन रहित। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो भाई श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे आपके गुप्त काल में। किस काल में जारी किए गए थे? तो ये किए गए थे गुप्त काल में। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अच्छा भाई, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। इसके साथ ही गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता था, तो वो कहा जाता था गुप्त काल को। और गुप्त काल जो था वो अपनी कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद्रवरदाई ने। किसने की है? चंद्रवरदाई ने। अच्छा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर बनाई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिल्ली की कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो किसको जाता है भाई कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय? तो ये जाता है इल्तुतमिश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखो आपको ये पहचानने कि इसमें कौन से जोड़े सही हैं। तो देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडी ने की थी, बिल्कुल ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना क्या महात्मा गांधी ने की थी? नहीं की थी। किसने की थी? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। ये मैं आपको पिछली क्लास में लिखा चुका हूँ, आप वहाँ से आकर देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो भाई ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और कल हमने सारे मंडल पढ़े थे, तो वो कौन कौन से मंडल थे? तो पहला था शोभ मंडल, तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसे ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। और यह जो है पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही जो विविध जलवायु या अगर बात की जाए तो जो आंधी, अगर बात की जाए भाई, तो आप जो देखते हैं आंधी हो गया, बादल हो गया, वर्षा हो गई, ठीक है, तूफान हो गया, तो ये जो सारी घटनाएं होती हैं ये किस में होती है? तो ये होती है शोभ मंडल में। और इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? परिवर्तन मंडल। अच्छा, ये पृथ्वी की सतह से निकट होने के कारण वायुमंडल का सबसे गर्म भाग होता है। इसे संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। और शोभ सीमा शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य होती है। चलिए, ये सारे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए, समताप मंडल क्या था? तो भाई समताप मंडल जो था ये 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। इसके निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि इसका जो निचला स्तर है उसमें तापमान स्थिर रहता है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि इसमें किसी प्रकार की कोई मौसमी घटना नहीं होती, इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए वह वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं, तो वह आपकी समताप मंडल। अच्छा, इसी मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर जाने से रोकती है। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मध्य मंडल। तो भाई मध्य मंडल को हम मीजोस्फीयर भी कहते हैं। अच्छा, यह समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मध्य मंडल के तापमान में गिरावट आती जाती है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा आयन मंडल, और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। यह मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच स्थित है और ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में वृद्धि होती जाती है। और इस मंडल के द्वारा पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न व रडार आदि उपकरण संचालित होते हैं। तो अगर आपसे बात की जाए कि भाई जो रेडियो, टेलीविज़न है और जो संचार उपकरण हैं वो किस मंडल में संचालित किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं आयन मंडल में। चलिए, हमारा जो अंतिम मंडल है वो है बाह्य मंडल, ठीक है। तो इसे एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है और आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल कहलाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है। तो अगर बात की जाए कि भाई हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता किस में है, तो वो है आपके वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो ये हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है। अच्छा, जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी आयु कितनी है? तो इनकी है 62 वर्ष, यानी कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। चलिए, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कानिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ये हमारी पिछली क्लास से है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भाई भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से हमने कौन से फैक्ट पढ़े थे? तो भाई इसकी अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक बना रहेगा, यानी कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ये अपने पद पर जब जिस दिन से ये पद ग्रहण करेगा तब से लेकर 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। और यदि इससे पूर्व इसकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तो वो अपने पद का त्याग कर देगा। मान लीजिए कि आज अगर कोई नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनता है, ठीक है, और उसकी आयु 62 वर्ष है, ठीक है, तो वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएगा। हालांकि उसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन चूंकि जो एक नियम यह है कि 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष, ठीक है, तो इसमें से जो चीज़ पहले हो जाएगी, आप ऐसे याद रखना कि जो चीज़ पहले हो जाएगी वही चीज़ फॉलो की जाएगी। अगर 6 वर्ष की आयु पहले होती है तो उसको 6 वर्ष में रिटायर कर दिया जाएगा, 6 वर्ष बाद, ठीक है। और अगर 65 वर्ष की आयु पहले होती है तो 65 वर्ष बाद उसको रिटायर कर दिया जाए, ठीक। अच्छा, ये सार्वजनिक धन का रक्षक होता है, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पूछा गया कई बार। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है भाई? लॉर्ड रिपन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई प्रणाली मात्रक क्या होता है? तो भाई शक्ति का एसआई प्रणाली मात्रक होता है वाट। क्या होता है भाई? वाट। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विशिष्ट चालक का मात्रक होता है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ऐसे विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है भाई? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो भाई 73वां संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज प्रणाली से। किससे भाई? पंचायती राज प्रणाली से। और भारतीय संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है, ठीक है। इसी यानी अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किस में की गई? तो ये कही गई भारतीय संविधान के भाग 4 में, और ये आती है नीति निर्देशक तत्वों के तहत। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों में ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया? तो ये कहा गया अनुच्छेद 40 में, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल नंबर 40 है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कहता है। चलिए, अब ये हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन में। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो भाई कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 11वीं। इसमें पंचायती राज संस्था को 29 कार्य सौंपे गए। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस प्रकार पंचायती राज जो अधिनियम है वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। और स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये तो बस एक सरसरी निगाह है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि जो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग कहाँ है? तो भाई मध्य प्रदेश की जो करेंसी प्रिंटिंग है तो वो है देवास में। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको याद करा चुका हूँ। वैसे ये रिवीजन क्लास है और इसके बाद मैं फिर से इस क्लास का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। मैं समय समय पर ये सारी क्लासेस को कम से कम 5 बार रिवाइज करा दूंगा जब तक आप पेपर देने जाएंगे। तो इसलिए आप रिवीजन की टेंशन मत लेना, सब आपको बहुत तेज़ी से याद हो जाएगी। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देश का सर्वाधिक मात्रा में गन्ना पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भाई भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है भाई? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं तो वो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। इसके साथ ही अगर बात की हरित क्रांति की तो इसकी भारत में शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस था। कौन था भाई? कॉपरनिकस, यानी कॉपरनिकस था जिसने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा ग्रह है जो लाल रंग का दिखाई देता है? तो वो है आपका मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह भाई? मंगल ग्रह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो भाई विश्व में है कुल 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा है हमारा यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भाई? तो ये है यमुना नदी के किनारे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो भाई दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था रामानुजन जी ने। किसने चलाया था भाई? तो ये चलाया था रामानुजन जी ने। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी ये सेशन कंप्लीट होता है, जहाँ पर आज हमने 11वीं क्लास करी थी और 10वें नंबर की रिवीजन की क्लास की थी। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, इस साथ विदा लेते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।